नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय एक दौर चल रहा है जब पार्टियां टूट रही हैं, सांसद उनके टूट रहे हैं, विधायक टूट रहे हैं। और ऐसे में एक वर्ग है जिसको अचानक याद आया कि एक शब्द है मॉरलिटी, नैतिकता। उसकी बात की जानी चाहिए कि आप इस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए, फिर आप दूसरी पार्टी में कैसे चले जा रहे हैं। ये नैतिकता का सवाल है। सवाल यह है कि ये बात अभी क्यों याद आ रही है। देखिए, कोई भी मुद्दा उठाने में, कोई आलोचना करने में, कोई सवाल उठाने में कोई समस्या नहीं है। वो सिर्फ सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो सार्वदेशिक होना चाहिए, सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब नैतिकता की आप बात करें तो मैं कहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये सांसद या विधायक जो किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए, वो दूसरी पार्टी में कैसे जा रहे हैं। तो पहली बात है, देखिए, दो चीज़ों से समाज और देश चलता है, एक कानून से और एक जो है धर्म के रास्ते पर, जिसको नैतिकता भारतीय संदर्भ में कहते हैं। ये मॉरलिटी जो है, ये पश्चिमी सभ्यता से लिया गया शब्द है, जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। नीति अनीति दो चीज़ें हैं। जो नीति पर चल रहा है वो मॉरल है हमारे हिसाब से, अगर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें, और जो अनीति कर रहा है वो इमॉरल है। हमारे यहाँ बुद्धि और विवेक की बात की जाती है कि कोई फैसला जो लिया गया है वो बुद्धि और विवेक के आधार पर लिया गया है या नहीं। तो मैंने अभी बात की कानून, और दूसरा है परंपरा और नियम। तो कानून ये कहता है, देश का संविधान क्या कहता है इस दल बदल के बारे में। देश के संविधान में एक शेड्यूल 10 है, उसमें दल बदल की बात कही गई है और बड़ा स्पष्ट कहा गया है। इस बात का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ कि किसी भी दल के 2/3 विधायक या सांसद मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि वो किसी दूसरे दल में अपना विलय करेंगे। ये संविधान सम्मत है, और जो संविधान सम्मत है उसको अनैतिक कैसे कह सकते हैं। या तो अगर अनैतिक मानते हैं आप, तो संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। संविधान में इसकी व्यवस्था है तो अनैतिक नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि जो दल बदल कर रहे हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं क्या। तो जवाब ना में आता है कि जो संविधान की व्यवस्था है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में, सामाजिक जीवन में केवल संविधान और कानून की बात नहीं होती है। सवाल ये होता है कि आप जिस दल से जुड़े हुए थे, जिसके प्रति आप निष्ठा जता रहे थे, वो निष्ठा कितनी गहरी थी। क्यों अचानक सत्ता से बाहर होते ही पार्टी टूटने लगी। ये नैतिकता की बात उस समय क्यों नहीं की गई जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। गिरधर गमांग जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, और सांसद के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो सांसद भी थे, वो लोकसभा में आ गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया। सरकार एक वोट से गिर गई। क्या उनका ये कदम नैतिक था कि विधायक होते हुए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए सदन में आए और वोटिंग में हिस्सा लिया, चर्चा में हिस्सा लिया, बहस में हिस्सा लिया, वहाँ तक तो समझ में आता है। वोटिंग में हिस्सा लिया, उस वोटिंग में जिससे तय होना था सरकार का भविष्य, उस वोटिंग में जिससे तय होना था कि ये सरकार चलेगी या देश में मध्यावधि चुनाव होगा। किसी ने नैतिकता का सवाल नहीं उठाया। 1979 में जब जनता पार्टी टूट गई, हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी, भजन लाल मुख्यमंत्री थे, पूरी सरकार लेकर कांग्रेस में चले गए। किसी ने नैतिकता का सवाल नहीं उठाया। तो नैतिकता सिलेक्टिव नहीं हो सकती है। फिर सवाल ये है कि ये दल बदल कानून बनाया क्यों गया, इसके मूल में जाइए। ये दल बदल कानून दल बदल रोकने के लिए नहीं, या नैतिकता स्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये बनाया गया है पार्टियों के बड़े नेताओं की जो सत्ता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, नेता की तानाशाही को स्थापित करने के लिए, पार्टी की तानाशाही को स्थापित करने के लिए, कि इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है। दल बदल करेंगे तो आपको जो है सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर कानून बना 1985 में कि आपको जो है 1/3 सदस्य अलग हो जाएं अगर, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, संवैधानिक मान्यता उसको मिल गई। तो 1/3 सदस्य जिस
पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं वो अलग हो जाएं, तो वो नैतिक कदम कैसे हो गया? और 2/3 अलग हो जाएं, संविधान के प्रावधान के अनुरूप ही दूसरी पार्टी में विलय कर लें, तो अनैतिक कैसे हो गया? तो ये नैतिकता की अलग अलग परिभाषा लोगों के गले नहीं उतरती है। अगर गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है। तो नैतिकता की ये बात जो चल रही है वो सिर्फ इसलिए चल रही है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हो रहा है। इसका फ़ायदा अगर कांग्रेस को हो रहा होता तो कोई इसका सवाल न उठाता। 99 का उदाहरण दिया मैंने, कांग्रेस का फ़ायदा हुआ। कांग्रेस जिस सरकार का विरोध कर रही थी वो सरकार गिर गई। कांग्रेस को एक बार और चुनाव लड़ने का, एक बार और जनादेश लेने का मौका मिल गया। किसी को कोई एतराज़ नहीं, किसी ने नैतिकता का सवाल नहीं उठाया। 1979 में जनता पार्टी को तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, सरकार गिरा दी, कोई नैतिकता का सवाल नहीं उठा। चौधरी चरण सिंह को वादा किया समर्थन देने का और उसके बाद जो है समर्थन विड्रॉ कर लिया, नैतिकता का सवाल नहीं उठा। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराई। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद HD देवेगौड़ा की सरकार गिराई, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई, चंद्रशेखर की सरकार गिराई। चंद्रशेखर के मामले में तो राष्ट्रपति R वेंकट रमन को इंटरवीन करना पड़ा, राजीव गांधी से कहना पड़ा कि भाई जब आपने समर्थन दिया था तो मुझसे ये वादा किया था कि 1 साल तक सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सरकार की स्थिरता के लिए ज़रूरी था कि आपकी पार्टी इसमें शामिल होती। बाहर से समर्थन का कोई मतलब नहीं होता। बाहर से समर्थन का मतलब है कि सरकार को हमेशा के लिए अस्थिर बनाकर रखना। लेकिन आपने 1 साल का वादा किया था और कुछ महीने बाद ही आप आए हैं कि अब आप अपने नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते हैं। किसी ने नैतिकता का मुद्दा नहीं उठाया। सवाल ये है कि जो मूल प्रश्न हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो और चाहे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी हो। ये टूट रही है, इसके विधायक और सांसद भाग रहे हैं, तो क्यों? 2-3 कारण हैं। एक व्यक्ति पर आधारित पार्टी, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नाम मात्र के लिए भी नहीं। एक व्यक्ति का फैसला ही अंतिम फैसला है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दलों में, कांग्रेस और भाजपा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ फिर भी कंसल्टेशन का कुछ दिखावा या प्रयास होता है। तृणमूल कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी वजह, आखिर चुनाव तो उड़ीसा में नवीन पटनायक भी हारे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भी हारे, तमिलनाडु में MK स्टालिन भी हारे। और इस तरह से आप देखते जाइए तो इन पार्टियों में टूट क्यों नहीं हुई? इन पार्टियों के विधायक सांसद क्यों भागकर नहीं जा रहे दूसरी पार्टियों में? क्यों तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भागकर जा रहे हैं? क्योंकि ये पार्टियां थी ही नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर काम कर रही थी, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस। उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी वही हो गया था, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी उससे आगे निकल गई थी। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि एक असामाजिक तत्वों की एक फौज खड़ी की गई। इन लोगों ने शर्त रखी कि हम आपके राजनीतिक विरोधियों की हत्या करेंगे, उनकी महिलाओं का बलात्कार करेंगे, उनके घर जलाएंगे, उनको वोट नहीं देने देंगे और आपके वोटरों के आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी और आपको फर्जी वोट डलवाने में मदद करेंगे। बदले में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपको पूरा सरकारी संरक्षण मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले का तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। वो TMC के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अगर कोई एजेंट बनता है बीजेपी का तो उसको या तो मार दो या उसका घर जला दो या उसके घर की महिलाओं का बलात्कार करो, जिससे ये संदेश जाए कि कोई और बीजेपी का चुनाव एजेंट बनने की कोशिश भी ना करे। और कहा कोई चिंता मत करो, सरकार तुम्हारा संरक्षण करेगी, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ये सब करेंगे ये अराजक तत्व और गुंडे, जिनको तृणमूल कांग्रेस अपना कार्यकर्ता बता रही थी। और तृणमूल कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और तुमको लूट की छूट होगी।
आप बड़ी लूट करते हो तो उसमें हमें भी हिस्सा दोगे। तो जब तक सरकार थी तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इस स्थिति में थी, उनको सरकारी संरक्षण दे सके और लूट की छूट दे सके। सरकार गई, उनको समझ में आ गया कि अब ये संरक्षण खत्म हो गया और लूट की छूट भी खत्म हो गई, तो फिर तृणमूल कांग्रेस से उनका क्या नाता बचा। इन्हीं दो आधारों पर तो वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कोई उसमें नैतिकता की बात नहीं थी, नेता के प्रति या पार्टी के प्रति निष्ठा की बात नहीं थी। वो विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक समझौता था। उस व्यापारिक समझौते में जब लाभ मिलना बंद हो गया एक पक्ष को, तो वो पक्ष निकल गया। तो सवाल इसका नहीं है केवल सांसद और विधायक छोड़ रहे हैं, गांव के स्तर के, कस्बे के स्तर के, तहसील के स्तर के, जिला स्तर के कार्यकर्ता और नेता भी छोड़कर जा रहे हैं। आखिर क्यों? और पार्टियां जो सत्ता से बाहर हुई उन पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता क्यों नहीं छोड़कर जा रहे? तो इस मुद्दे पर नैतिकता का सवाल उठाना दरअसल इनका इस तंत्र का बचाव करना है। इनको एक सैद्धांतिक कवच पहनाना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है। ये लोग तो बड़े भले मानुस हैं, इन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, तो उनको बचाने की कोशिश हो रही है। मैंने पहले भी बताया था 1967 से 71 के बीच में 4000 से ज़्यादा विधायकों सांसदों ने दल बदल किया था। उस समय चर्चा शुरू हुई थी। वाई चौहान के सामने एक प्रस्ताव आया था कि दल बदल विरोधी कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार इस पर विचार कर रही, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर जनता पार्टी के 1977 में सरकार बनी तो फिर इस पर चर्चा हुई। तो उसमें मधु लिमय का सुझाव था कि सिर्फ एक व्यवस्था करनी चाहिए। उनका कहना था कि ये विप और ये दल बदल विरोधी कानून ये दरअसल पार्टियों की तानाशाही स्थापित करने के लिए, नेता की तानाशाही स्थापित करने के लिए। एक सांसद या एक विधायक को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के लाइन के खिलाफ बोल सके, वोट कर सके। ये उसका मौलिक अधिकार है। इन कानूनों के जरिए उस अधिकार को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको दल बदल रोकना है जो प्रलोभन के आधार पर होता है या दूसरे कारणों से होता है, तो एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी दल बदल करेगा, अगर वो अपने विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देता है, तो कानून में ये व्यवस्था हो कि लोकसभा या विधानसभा का जो बचा हुआ कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान उसको न तो कोई सरकारी पद मिलेगा और न ही जिस पार्टी में जा रहा है उसमें संगठन का कोई पद मिलेगा। तो प्रलोभन के कारण कोई नहीं जाएगा। जो वास्तविक रूप में पार्टी की नीतियों से या सिद्धांतों से असहमत होगा वही छोड़कर जाएगा। लेकिन किसी को ये बात पसंद नहीं आई। न तो जनता पार्टी के समय में ये हो पाया, हालांकि सरकार ही गिर गई 79 में, और गिराने वालों में मधु लिमय सबसे प्रमुख थे। तब किसी ने सोचा कि भाई जो लोग जनता पार्टी के सिंबल पर, जनता पार्टी के नाम पर जीत कर आए, वो पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या ये नैतिक काम है? ये जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, इसमें नैतिकता की बात बिल्कुल मत कीजिए। ये शुद्ध रूप से व्यवहारिक राजनीति पर आधारित है। जिसको जहां अपना राजनीतिक फ़ायदा दिख रहा है, जिसको जहां अपना राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, वो वहां जा रहा है। और जिसको ऐसे लोगों को लेने से अपना राजनीतिक फ़ायदा दिख रहा है, वो ले रहे हैं। ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है कि आपके आने से हमको फ़ायदा मिल रहा है और आपको भी फ़ायदा मिल रहा है। ये परस्पर लाभ का रिश्ता है। अल्टीमेटली तो फैसला जो है जनता मतदाता को ही करना है। अगर जनता और मतदाता नहीं चाहते हैं कि इस तरह का दल बदल हो, तो उनको चुन चुनकर ऐसे दल बदलुओं को अगले चुनाव में हरा देना चाहिए। फिर देखिए कौन दल बदल करने की हिम्मत करता है। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा इन नेताओं को कि अगर हमने जिस दल के सिंबल पर जीत कर आए हैं उसको छोड़ा, तो उसके बाद हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो फिर होगा दल बदल, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, फिर ये होगा कि लोग इस्तीफा देंगे। और ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूँ। 1980 में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़े, इंदिरा गांधी के कहने पर उनके साथ चले गए थे, वापस जीत कर आए गढ़वाल से। उसके बाद संजय गांधी से उनके मतभेद हुए।
इंदिरा गांधी से भी मतभेद हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी से इस्तीफा दिया तो लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया, जबकि उस समय कोई दल बदल कानून लागू नहीं था। उन्होंने कहा, मैं जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया हूं उस पार्टी को छोड़ दिया है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दूं और फिर से चुनाव लड़कर लोकसभा में आने की कोशिश करूं। अब ऐसा सोचने वाले आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब थोक में पार्टियां दल बदल करवाती हैं, या तो इस्तीफा दिलवाती हैं या फिर वो 2/3 का जो संवैधानिक प्रावधान है उसका फ़ायदा उठाती हैं। तो नैतिकता की बात मत कीजिए, और राजनीति की बात कर रहे हो तो नैतिकता के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। मुझे बताइए, 543 लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या छोड़ दीजिए, वो 3,500-4 हज़ार करीब हैं। कौन सा ऐसा लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो खर्च की सीमा है उस सीमा के अंदर खर्च करके चुनाव लड़कर आता है और वो एफिडेविट देता है कि मैंने इसी सीमा के अंदर खर्च किया है? ऐसे लोग भी हैं जो एफिडेविट देते हैं कि जो खर्च की सीमा है उससे आधा भी नहीं खर्च किया। कोई मान सकता है? जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, जितना पैसा खर्च किया जाता है, उसमें कौन ये मानेगा कि ये एफिडेविट जो लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य देते हैं वो सही है? तो जब आप शपथ पत्र पर झूठ बोलते हैं, जब आप शपथ पत्र पर बेईमानी करते हैं, तो उसके बाद ये उम्मीद करना कि लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद आप निष्ठावान बने रहेंगे पार्टी के प्रति, या जिस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए हैं उसके प्रति, या उस नेता के प्रति, इसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है? दूसरा, कितने उम्मीदवार ऐसे हैं और केवल बात कर रहे हैं जो जीते हैं, विधायक और सांसद बने हैं, वो बिना पैसा दिए पार्टी को उनको टिकट मिला है। जो पार्टी को पैसा देकर टिकट जिसने लिया है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी क्या निष्ठा होगी नेता के प्रति या पार्टी के प्रति? और उसको अगर उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं दल बदल करेगा? तो पहले जो व्यवहारिक स्थिति है, जो ज़मीनी वास्तविकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। नैतिकता का आज की राजनीति से कोई संबंध नहीं रह गया है, केवल व्यवहारिकता से संबंध है कि कहाँ हमें पद मिल सकता है, सत्ता मिल सकती है, कहाँ हमारी राजनीति सुरक्षित रह सकती है, किस पार्टी में हमारे लिए राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है। केवल इन्हीं बातों पर फैसला होता है, बाकी सब बातें बेमानी हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।